हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो लेखिका हैं, शिक्षाविद हैं और समाज सेविका हैं। आप हैं दीपिका वल्दिया जी। दीपिका वल्दिया जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत आभार ओम प्रकाश। जैसा कि ट्रू मीडिया पॉडकास्ट की परंपरा है, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, नई शिक्षा नीति के बाद शिक्षा की दिशा किस ओर बढ़ रही है? क्या हम ज्ञान से अधिक कौशल की ओर केंद्रित हो रहे हैं? जी ओम प्रकाश जी, जिसके जवाब में मैं ये कहूंगी कि जो नई शिक्षा नीति है वो एक प्रोफेशनल स्किल्स की ओर ज्यादा लेके जा रही है बच्चों को जी। उनके कैरियर को तैयार करने के लिए। जैसे इसमें ये है कि 5+3+3+4 का जो कॉन्सेप्ट है जी, उसमें ज्यादातर यही दिखाया, ज्यादातर बच्चों को एक अपना आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं जी। छोटे बच्चों को बचपन से ही डिजाइनिंग थिंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाता है, ये विषय पढ़ाए जाते हैं। और बोर्ड का उन्होंने एक तरह से जो प्रेशर था बच्चों का वो खत्म कर दिया है और मल्टीपल उनको अटेम्प्ट होते हैं, तो जिससे एक पढ़ाई का प्रेशर उनके ऊपर से हटता है। और मेन चीज जो है इसमें सबसे ज्यादा अच्छा जो हमें लगा कि पहले सिर्फ आपको डेटास को याद एक रटना होता था, उसका व्यवहारिक जीवन से उसका मतलब नहीं था। लेकिन अब जो इन्होंने किया है तो उसमें आपको आपके जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से आपको एक व्यवहारिकता की ओर ये शिक्षा लेके जाती है, जिससे कि आप एक अपना योगदान आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है कि आप अपने आइडियाज के हिसाब से आप अपना काम कीजिए, स्टार्टअप शुरू करिए, छोटे छोटे बिजनेस करिए, जिससे देश भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। और 10+2 सिस्टम को खत्म करने का रीजन भी यही था कि आप आगे सब्जेक्ट जो है, आप जैसे साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स, अपने हिसाब से कुछ भी सब एक साथ ले सकते हैं, आपके जो भी मर्जी है। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है सरकार का जी जी। तो इसके लिए तो एक साधुवाद बोलना कि पात्र है सरकार हमारी। बिल्कुल सही कहा आपने वल्दिया जी। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ज्यादातर देखा गया है कि ग्रामीण और शहरी शिक्षा के बीच में खाई बनी हुई है जी जी। क्या आज भी वो खाई बनी हुई है या इसे पाटने के लिए कोई वैज्ञानिक तरीका भी होगा? ओम प्रकाश जी, खाई तो ये कहना चाहिए कि पहले जो अंतर था बहुत बड़ा, अब उतना नहीं रह गया है। एक डिफरेंस जरूर है, अंतर बीच में है और वो क्योंकि उसके भी रीजन है। जहां तक हमारी एक क्योंकि डिजिटल युग है ये, और इंटरनेट जहां तक जाता है वहां तक मुझे लगता है कि जो फैसिलिटीज हैं, जो सुविधाएं हैं, वो काफी हद तक डिजिटल जो युग है इसने कम कर दिया है। क्योंकि जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पे रोड कम है या शिक्षा का एक स्तर कम है, स्कूल्स कम है, तो इस दिशा में सरकार को जरूर प्रयास करना चाहिए। और सरकार तो देखिए कर रही है, लेकिन हम लोगों का माता पिता है, गैर सरकारी संगठन है, और जो भी जगह होती है वहाँ पे जो लोग भी एक संगठन होता है सामुदायिक, तो सब मिलकर इस दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो एक मौलिक अधिकार है और ये सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इंटरनेट से ये चीज इसलिए कम हुई है जहां पहुंचा है, क्योंकि देखिए सब कुछ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है और उस पे आप एक क्लासेस होती है, लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, ये सब चीजें आपको इंटरनेट के माध्यम से मिलता है और वहां से काफी कुछ सीखने को मिलता है, वहां पे चाहे एजुकेशन का स्तर जो भी हो। तो इसलिए रोड पे काम होना चाहिए। बिजली तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट के लिए बिजली के बिना तो नहीं होगा। बिल्कुल। और जो अच्छे शिक्षक इसलिए भी वहां जाने से, क्योंकि मैं तो खुद, मेरे फादर प्रिंसिपल रहे हैं जी जी जी, जी। तो और बहुत इंटीरियर में, जब पापा मेरे जॉब करते थे तो बहुत इंटीरियर था वो जो एरिया था वहाँ का, पहाड़ का, तो वहां पे बहुत ही मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, बहुत ही कम। वहाँ पे शिक्षक आने से इसलिए मना कर देते थे क्योंकि उतनी ऐसी जगह में चलना, रोड्स की प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे, रहने की सुविधाएं उतनी नहीं थी, मूलभूत सुविधाएं जो थी। तो मुझे लगता है मिलजुल के थोड़ा, एक सिर्फ सरकार पे सब कुछ ना डाल के अपनी जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए हम लोगों को। तो मिलजुल के काम जरूर करना चाहिए। हम ये मान के चले वल्दिया जी के डिजिटल युग ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की जो खाई हम मान रहे थे या भ्रम था, उसको दूर किया है। बिल्कुल दूर किया है, बिल्कुल काफी हद तक दूर किया है। हम आगे चलते हैं वल्दिया जी। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका और साहित्यकार होने के नाते आप बच्चों में भाषा और विज्ञान की रुचि को कैसे जन्म लेते हुए देखती हैं? जी, ये सवाल तो आपका काफी मतलब ओम प्रकाश, साइंटिफिक भी है और बहुत अच्छा सवाल है जी। ये चीज बहुत जरूरी है जानना सभी को कि आप घर का माहौल, आप जहां तक पेरेंट्स की बात है, आपने 2 सवाल किए हैं, शिक्षक और माता पिता। तो माता पिता की जिम्मेदारी हर स्तर पे बहुत बड़ी हो जाती है कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को
क्या किस तरीके से उसके साथ आपका संवाद है, किस तरीके से उसके सवालों को ले रहे हैं, आप हल्के ले रहे हैं या सीरियसली ले रहे हैं उन बातों को, क्योंकि वही चीजें बाद में आगे चल के भविष्य का निर्माण करती हैं बच्चे के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि आप कोई भी बच्चा, ज्यादातर क्या होता है ना, माँ बाप दोनों जॉब करते हैं आजकल, पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो इतना वक्त नहीं होता है, तो क्या बच्चा बोल रहा है, सवाल क्या कर टाल जाता है, या कई बार डांट देता है कि क्या अटपटे सवाल पूछ रहे हो, या कुछ भी देके चुप करा दिया, हाथ में मोबाइल दे दिया। तो ये सब चीजें ना करके आप उनको वैज्ञानिक तरीके से सवाल के जवाब जरूर देने चाहिए, क्योंकि चारों ओर विज्ञान ही बिखरा हुआ है। घर से ही आप किसी भी तरीके से उनको बच्चों को बता सकते हैं कोई भी सवाल का जवाब। जैसे घर में ही जो होता है ना, 3 फॉर्म होते हैं वाटर, आप आइस किस तरीके से बनता है, कैसे स्टीम से बन के वो फिर बादल बनता है, इस तरीके से समझा सकते हैं। और डार्विन का सिद्धांत है जैसे कि मतलब आप संघर्ष करेंगे तो आप तभी बच पाएंगे, आप आगे वही लोग जिंदा रहे जिन्होंने संघर्ष किया अपने अस्तित्व के लिए। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों से आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। और आजकल फिर मैं वही आऊंगी कि डिजिटल वक्त है, टाइम डिजिटल युग है, तो विज्ञान से रिलेटेड बहुत सारे आपके वीडियोज ऐसे अब तो भरमार है, आप उनको वो वीडियो दिखा सकते हैं। साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको आप तैयार करवाइए, उनको पूरा डिटेल दीजिए, टीचर से मिलिए, क्योंकि आपका भाई बच्चे हैं, आपने पैदा किए तो जिम्मेदारी आप ही की, किसी और की नहीं है, तो बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हो जाती है। टीचर से मिलिए, उनसे बोलिए कि बच्चों को इस बारे में आप साइंस के प्रोजेक्ट दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उन्हें समझाइए। ये तो रहा माता पिता का काम। और टीचर्स का काम, क्योंकि बच्चे काफी वक्त तक टीचर्स के साथ 6-7 घंटा रहते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा एक योगदान इसमें हो जाता है। और वही चीज है कि आप बच्चों को साइंस के बारे में, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो होता ही है, उसमें पूरा डिटेल से समझाइए बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि साइंस से ही रिलेटेड सब कुछ है। एक जो हम पैदा होने से लेके हमारे जाने तक साइंस कहीं ना कहीं हर जगह ही है हमारे चारों ओर। तो वो बताना बहुत जरूरी है। और टीचर मतलब साइंस को समझाना बहुत जरूरी है, आप बुक्स के जरिए और प्रोजेक्ट्स के जरिए। और डिजिटल आजकल, क्योंकि हम शहरों में तो सारी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं स्कूल्स में, तो वहां पे उनको दिखाइए साइंस प्रोजेक्ट किस तरीके से, रिफ्लेक्शन जैसे सन का है, कुछ भी चीजें वाटर से रिलेटेड है, कैसे बादल बनते हैं, और इस तरीके से आप उन्हें बता सकते हैं और उनको एक रुचि उनमें पैदा कर सकते हैं, जिससे भी आगे चल के वो चुने साइंस को। जितना वैज्ञानिक हमारा देश होगा उतना हम लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे। और ये बहुत हद तक माता पिता और टीचर्स पे डिपेंड करता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, और दर्शक बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और आपको आपके जवाब को सुनकर बड़े प्रफुल्लित हो रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। हम बल्दिया जी आगे चलते हैं कि आज की आधुनिक पीढ़ी पढ़ी लिखी है, और आजकल लड़कियां किन नई चुनौतियों का सामना कर रही हैं, और ये चुनौतियां पहले से अलग हैं या पहले जैसी ही है? ओम प्रकाश जी, चुनौतियां तो मैं ये कहूंगी कि पहले की तरह तो नहीं है, क्योंकि उसके वक्त बहुत ज्यादा बदल गया है। जी। तो पहले से बल्कि बहुत ज्यादा अब लड़कियों के आगे मुझे लगता है चुनौतियां हैं, क्योंकि उन्हें घर और बाहर की जिम्मेदारियों को एक साथ लेके चलना है। जी। पहले तो इतना जॉब में लड़कियां नहीं होती थी, तो उनको ये माना जाता था कि भाई घर परिवार देखना है, उससे रिलेटेड सारे काम इन्हें देखने हैं, तो कम होती थी जिम्मेदारियां। लेकिन अब जो है, एक तो लोगों की सोच नहीं बदली है, लड़कियों ने जिम्मेदारियां उनके कंधों पे ज्यादा आई हैं, उन्होंने उठाई हैं, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदली है, तो उन्हें घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेकर चलना पड़ता है। और दूसरा, सुरक्षा का भी बहुत ज्यादा एक मुद्दा है हर क्षेत्र में, चाहे वो अपने उनके कार्य क्षेत्र की बात हो, निजी हो या सार्वजनिक जगहों पे, हर जगह हम देखते हैं बहुत कुछ उनके साथ होता है। तो और साथ भी लोग, मतलब साथ में खड़े होने वाले लोग कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी ये बड़ी हैं उनकी जिम्मेदारियां लेडीज की। जी। तो इनका समाधान क्या होगा इन चुनौतियों का? इनका समाधान तो देखिए, एक तो ये होता है, यही है कि एक पितृसत्तात्मक हमारी एक हमेशा से एक रहा है। पहले का जो वक्त था, जो बना दिया गया, वो वहां पे उस वक्त के हिसाब से बना है, लेकिन उसको आज के युग में लेके आना, वो चीज मुझे लगता है गलत है, क्योंकि हर चीज संदर्भ बदले हैं जीने के, जरूरतें बदली हैं, और दोनों का बाहर निकलना जरूरी है परिवार पालने के लिए। तो उसके लिए आपकी सोच को भी आपने सभी को, हमें अपने परिवार से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो सोच को एक विस्तृत आयाम देने जरूरी है कि बाहर जो निकल रहे हैं, तो जो जेंट्स के लिए जो चुनौतियां हैं, बॉयज वही लेडीज के लिए भी हैं, स्त्रियों के लिए भी वही है जो पुरुष के लिए हैं। तो उस चीज को मानना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि सहयोग पूरा देना चाहिए। घर में अगर दोनों काम कर रहे हैं तो मिलकर घर के काम भी दोनों को करना चाहिए। और समाज को बिल्कुल समाज को लगता है कि हमारा घर छोड़ के बाकी किसी के लिए, पूरे परिवार में अपना परिवार छोड़ के बाकी कहीं पे कुछ भी कहा जा सकता है, तो उस जो सोच को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके घर में है वही बाहर भी है, स्त्री वही है, वो अलग नहीं है। जो आपके घर की स्त्री बाहर भी हुई, वो भी किसी के, वो भी कहीं घर से निकली हुई है किसी के, वो भी अपने संघर्षों को आगे, अपने संघर्षों से निकल के आगे बाहर आई है, अपने संघर्षों से आगे बढ़ी है। तो सोच बदलना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। और एक सहयोग से ही स्त्री पुरुष के संतुलन से देखिए प्रकृति चल रही है। जहां संतुलन थोड़ा सा भी डगमगाता है
तो वहां पे बहुत सारी परेशानियां, विषमताएं आ जाती हैं। तो वही चीज यहाँ पे भी है, समाज को ये चीज समझनी पड़ेगी कि सहयोग उन्हें देना पड़ेगा। अपनी सोच सबसे ज्यादा जरूरी, सोच अपनी बदलनी पड़ेगी कि स्त्री है तो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इस चीज को नहीं है कि वो जरूरत के हिसाब से वो घर से निकली, शौक से नहीं निकली है, मुझे लगता है जरूरतों ने उसको निकाला है। जी। तो इसलिए उस चीज को समाज को स्वीकार करना चाहिए और पूरा साथ देना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। जब आपने बताया कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए चुनौतियां, हम यहाँ ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या सोशल मीडिया ने महिला स्वाधीनता को मजबूत किया है या अधिक असुरक्षित बना दिया है? सोशल मीडिया ने, मुझे लगता है ओम प्रकाश जी, एक मजबूती तो बहुत दी है जी, क्योंकि पहले महिलाओं की आवाज जो एक आवाज जो बन के उभरी है बाहर, घर के अंदर कौन उनकी आवाज कहाँ तक, मतलब कोई मीडिया एक जरिया नहीं था ना अपनी आवाज को बाहर लाने का, टैलेंट को बाहर लाने का। क्योंकि स्त्रियों को माना जाता था कि भाई स्त्रियां हैं तो भाई ठीक है, घर के काम देखेंगे, इस तरह का एक सोच हमेशा से रही है कि क्या उनके अंदर टैलेंट है या क्या उनके अंदर इस तरह की क्वालिटी है, वो किसी को पता नहीं थी। तो सोशल मीडिया से वो चीजें निकल के बाहर आई हैं, तो एक वैश्विक स्तर तक उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई है स्त्रियों ने, और उनको एक मंच मिला है जिससे कहना चाहिए कोई भी फील्ड हो, राजनीति के क्षेत्र में अपनी आवाज रख सकती हैं, अपने जैसे विचार के लोगों के साथ एक मतलब मंच बना सकते हो, उनको साझा कर सकते हो, एक सामाजिक कार्यों से जुड़ सकते हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। और आपके सबसे बड़ी चीज है एक फाइनेंशियल आपको स्टैंड अप मिला है, सपोर्ट मिला है जी। उससे क्या होता है, सोशल मीडिया ने एक बहुत इस तरह का वो एक माध्यम है जिसमें आपके पास बहुत हुनर होता है, किसी के पास भी, लेकिन वो छुपा होता है, तो उसको एक बाहर लाने का काम सोशल मीडिया ने किया। तो उससे एक आप फाइनेंशियली भी अपने को एक इंडिपेंडेंट बनाया है और लेडीज ने, ये है। लेकिन हाँ, कुछ मुद्दों पे मैं कहूंगी कि एक असुरक्षा भी है, जैसे सिक्योरिटी को लेके जी, क्योंकि साइबर क्राइम तो है काफी, बहुत ज्यादा एक बढ़े हैं, तो उसमें स्त्रियां क्योंकि एक सॉफ्ट टारगेट होती हैं, तो इसलिए वो बुलिंग है या इस तरह की चीजें, आपकी निजी जो तस्वीरें कह लीजिए, निजी जानकारी है, हो सकता है गलत हाथों में पड़ जाए तो परेशानी में आप आ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, इन चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी अब हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। बल्दिया जी, हम आगे बढ़ते हैं। जेंडर संवेदनशीलता पर आप शिक्षकों और माता पिता के बीच में भूमिका को क्या महत्वपूर्ण मानती है? जी, जेंडर तो मुझे लगता है प्रकाश, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे समाज में जी। तो इसके लिए तो माता पिता बहुत हद तक जिम्मेदार हैं जी। स्कूल्स में मैं मानती हूँ इतना नहीं ये चीजें होती हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर्स के लिए बराबर ही होते हैं वो, लेकिन माता पिता बहुत ज्यादा भेदभाव ये चीज करते हैं। बहुत घरों में मैंने देखा, बहुत अच्छे घरों में जी। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी की एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छे वो फैमिली है, वेल सेटल्ड और काफी अच्छी पोस्ट में उनके फादर, लेकिन उनके घर में हमेशा से एक इस तरह का माहौल था कि लड़कियां हैं तो आपको ये करना है, ये नहीं करना है, लड़का है तो प्राथमिकता देना हर चीज में, भाई खाने को बिठा दिया, इस तरह की बहुत सी जो बच्चे आजकल, एक्चुअली पहले ये चीजें बहुत आम होती थी जी, माहौल ही वही था कि चलो ठीक है भाई, बाहर जा रहे हैं, पुरुष काम कर रहे हैं, जो भी है, एक प्रधानता देना उस तरह का। लेकिन आजकल बच्चों में वो चीज ना कहीं इनसिक्योरिटी अंदर में लाती है जी। एक अंदर में बच्चों को लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल। तो क्योंकि समानता के सब अधिकार उन्होंने लिए भी हैं, लड़कियों ने आगे बढ़ के लिए भी हैं और उन्हें मिले भी हैं, तो इसलिए ये चीज का ध्यान रखना माता पिता को बहुत जरूरी है कि घर के कामों में भी सहयोग बराबर का लें दोनों से। और जो आप बच्चे को अधिकार अपने बेटे को दे रहे हैं एक बाहर हर फील्ड में जाने का, वो बेटी को भी चुनने का अधिकार होना चाहिए। हाँ, सिक्योरिटी को लेके माँ बाप थोड़ा सा ये उनको एक चिंता में रहते हैं कि आपको ये करिए वो करिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप उन्हें जब तक आप वो अनुभव नहीं करेंगे उस क्षेत्र का, तो उस चीज को हैंडल भी नहीं कर पाएंगी लड़कियां। तो ये बहुत जरूरी है कि शुरू से ही उनको बचपन से ही एक साथ लेके चलना चाहिए, पुत्र और पुत्री का छोड़ के एक साथ बच्चों को एक साथ समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और स्कूल्स में भी आप बच्चों को इस तरीके से, जैसे उनका मौलिक अधिकार भी है, मौलिक अधिकार है, बिल्कुल बिल्कुल जी। आजकल जो वक्त बदला है, तो आजकल तो बहुत जरूरी है ये बिल्कुल, क्योंकि उनमें मैंने देखा आगे चल के वो हर चीज उस चीज से उबर नहीं पाते हैं जी। बहुत ज्यादा उनमें जैसे डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है कि हमारे साथ इस तरह का चीजें हुई, तो उस चीज का बहुत जरूरी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, बच्चों को किस तरीके से आपको बड़ा करना है, तो ये चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे आप जो है बड़े आत्मविश्वास के साथ हमारे दर्शकों को उनकी संतुष्टि के लिए बहुत अच्छे से आप जवाब दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं बल्दिया जी प्रश्न की ओर। साहित्य का स्वर आज बदल रहा है जी, क्या युवा सिर्फ तेज कंटेंट की ओर दौड़ रहे हैं या अब भी गंभीर साहित्य की आवश्यकता महसूस करते हैं? ओम प्रकाश जी, मुझे लगता है कि देखिए आवश्यकता तो है, लेकिन वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये सवाल तो मैं ये कहूंगी कि तेज कंटेंट की ओर भाग रही है नई पीढ़ी, क्योंकि उनके पास मनोरंजन का एक्चुअली बहुत ज्यादा साधन है जी। जो इंटरनेट है उसने बहुत ज्यादा एक फ्री कर दिया, एक तरह से स्वतंत्रता वाली बात है कि हम एक मिली है हर चीज की,
तो उससे क्या होता है ना, आपका पेशेंस भी, एक लेवल भी, वो चीज भी कम हुई है बच्चों में, एक पेशेंस लेवल कम हुआ है। तो उनको, क्योंकि उनके सामने ओपन, सब कुछ ओपन है, जो भी आप एक अंगूठे से आप सब कुछ आप हटा रहे हैं जो आपको देखना है, तो आप फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे माहौल में, और क्योंकि अपनी पढ़ाई का भी उनके ऊपर प्रेशर है, आगे एक अपने फ्यूचर का प्रेशर है, पढ़ाई का है, कोचिंग का है, तो जो वक्त उनको मिलता है उसमें उनको लगता है कि हम जो है मनोरंजन के लिए वो अपना देखना चाहते हैं। तो इस वजह से साहित्य की जो एक कहना चाहिए, मतलब एक जो गहराई है, वहां तक वो नहीं पहुंच पाते। ये बात जरूर है कि, लेकिन ऐसा नहीं कि सब, मतलब कुछ परसेंट लोग ऐसे भी हैं। अगर आपको गहराई में जाना है तो उसमें के लिए आपको साहित्य में उतरना होगा, और उसके लिए आपको एक गंभीर साहित्य की ओर बढ़ना ही होगा। और क्योंकि छोटे में उसमें काम नहीं चल सकता कि आपने फटाफट देखा, आगे आगे बढ़ गया, उसमें आपको समझ में क्या आएगा। किसी भी समाज की संरचना को आपको समझना है, या एक मानसिकता को समझना है, कुछ भी चीज आप गहराई में उतरना चाहते हैं, तो उसके लिए गंभीर साहित्य को पढ़ना ही होगा। और कुछ परसेंट लोग हैं जो इस चीज को इसमें जाते हैं, इसमें जा रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम आगे बढ़ते हैं। वल्दिया जी, आपने अखबार, पत्रिकाएं और रेडियो तीनों में काम किया है। आज के डिजिटल युग में लेखन और पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती क्या बन रही है? मुझे लगता है ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि इतना ज्यादा, क्योंकि ओपन इंटरनेट के माध्यम से, इतना ज्यादा मीडिया की वजह से इतना ज्यादा फेक न्यूज वगैरह आ गई है ना, तो उनमें ये करना मुश्किल हो जाता है, उसमें मतलब विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सच है इसमें और क्या गलत है, क्योंकि विश्वसनीयता का प्रमाण तो एकदम से मिलता नहीं है, उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है वो। अभी तो हाल ही की घटना है जो एक अभिनेता धर्मेंद्र जी की जो हुई है कि उसमें उनका स्वर्गवास हो गया, और पता लगा कि ये न्यूज फेक थी, और एक राष्ट्रीय चैनल ने इसको दिखाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस बात पे बड़े सवाल भी उठे थे कि भाई अगर मीडिया का ऐसा करेगा तो फिर कैसे, किस पे विश्वास किया जाए, क्योंकि सबसे जो सशक्त माध्यम आज है वो मीडिया ही है। तो इस वजह से सबसे बड़ा मुझे लगता है चुनौती तो यही है कि एक सही गलत को और विश्वसनीयता को बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और सच को दिखाना, और क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा है, मीडिया में न्यूज इतनी ज्यादा आती है, तो ये भी एक रहता है उनके ऊपर, चाहे पेपर हो या कोई चैनल हो, उनके ऊपर ही होता है कि नहीं, तुरंत आप दिखाइए, तुरंत बताइए। तो एक ये चीज हो जाती है, टीआरपी का भी हो जाता है। जी, मैं यही आना चाह रहा था, वो आपने कह दिया कि टीआरपी के लिए भी आजकल दौड़ लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक सनसनी वाला माहौल पैदा करने का सबको रहता है, तो उसमें ये सच का कुछ पता ही नहीं है। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक इस समय यही एक सबके सामने है कि किस तरीके से आपको सच को दिखाया जाए, लोगों को खुद से कनेक्ट किया जाए। जी, आज से 2-3 पीढ़ी पहले जब हम समाचार पढ़ते थे या टीवी पर देखते थे, तो बड़ी शालीनता से देखते थे, बड़े संयम से संस्कारों के विचारों को सुनते थे, और बहुत अच्छा लगता था, परिवार के साथ देखते थे। लेकिन आजकल जो देख रहे हैं हम, राष्ट्रीय चैनलों पर देखते हैं, अगर आपने 10 मिनट तक आपने न्यूज को देखा अपने बेड पर चाय के साथ, के चाय पीते हैं, न्यूज देखते हैं, या क्या हलचल क्षेत्र में या हमारे देश में क्या हो रही है, लेकिन उस 10 मिनट के अंदर ही देखने वाले व्यक्ति का बीपी इतना हाई हो जाता है कि वो उसको बंद करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं प्रकाश यही कहूंगी कि बहुत बड़ी एक मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको वो समझ नहीं रही है कि कितना लोगों के ऊपर कितना ज्यादा एक असर पड़ता है आपकी नकारात्मक इस तरह की अफवाहों का या फेक न्यूज का, कि वो नकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं और एक डिप्रेशन में आते हैं, और मतलब एक बहुत ज्यादा उनको लगता है कि किस पे विश्वास किया जाए। ये भी एक शंकित एक उनका वो हो जाता है। तो अपनी जिम्मेदारी को एक अच्छे से, बाकी ये एक टीआरपी वगैरह छोड़ के, और ध्रुवीकरण भी हुआ है कि मतलब एक पर्सनल लोगों को अपने मीडिया को लेके कि उसके लिए ज्यादा यूज करते हैं, तो ये सब चीजें एक अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आप नागरिक हैं, एक इतने एक इस देश के नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, के भी आप बिल्कुल बिल्कुल संवाददाता है, बिल्कुल। तो आपका उसकी उनकी ओर को भी एक कुछ मेन तो आपका उन्हीं की ओर को जिम्मेदारी है कि आप उन्हें सही दिखाएं। तो इस चीज से जरूर खुद ही समझने से ये होगा, मुझे लगता है। अपनी एक आपकी अपनी जो अंदर की आवाज को सुनिए और लोगों को सच दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। वल्दिया जी, हम आगे बढ़ते हैं कि क्या आज का साहित्य समाज की सच्चाई को उतनी ही तीक्ष्णता से पकड़ रहा है जितना पहले के दौर में पकड़ता था? फिर यही बात मैं कहूंगी ओम प्रकाश जी, इसमें ये कहूंगी कि पकड़ तो रहा है मीडिया, लेकिन फिर वही बात है कि एक टीआरपी की वजह से, टीआरपी दिखाने के चक्कर में, और या फिर एक जो निजीकरण हो रहा है मीडिया का, एक अपने पर्सनल हितों के लिए उसको प्रयोग करना, और एक सनसनी का माहौल देना लोगों को कि जिससे उनका लोग देखें, उन तक ज्यादा पहुंचे। तो इन सब चीजों से सही चीज लोगों तक नहीं जा पा रही है। जी।
तो फिर वही बात आ जाती है कि मतलब अपनी जिम्मेदारी को आप समझिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आगे बढ़ते हैं बल्दिया जी कि आप जो है भौतिकी, रसायन और गणित की पृष्ठभूमि से आती हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि हमारा समाज विज्ञान और तर्क को पर्याप्त महत्व देता है? ओम प्रकाश जी, इसका सवाल, इसका थोड़ा सा मुश्किल में जवाब मैं इसलिए कहूंगी, जब मुश्किल जवाब नहीं है, लेकिन क्योंकि एक कॉम्प्लिकेटेड है हमारा समाज जी, बहुत ज्यादा। तो समाज, क्योंकि और मैं शिक्षा का स्तर जो है उस जहां तक होना चाहिए वहां तक नहीं है जी। इसका जवाब यही है कि जितना एक शिक्षा हर चीज का जवाब है, मुझे लगता जी, है। जी, अगर जी। आप उसमें भी वैज्ञानिक, जैसा आपका पहला सवाल था कि विज्ञान और कैसे जोड़ा जाए, तो वैज्ञानिक एक दृष्टि से आप तभी सोच सकते हैं जब आपने विज्ञान पढ़ा है जी। और आपने एक शिक्षा एक आपने अपनी पूरी की है, तो उससे आपके सोचने का तरीका बदलता है, सोचने का स्तर बदलता है। तो लोगों, हमारे देश में बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कुरीतियां और अंधविश्वास अभी भी है। बल्कि हमें पहले लगता था कि जैसे हम सोचते हैं कि एक छोटे तबके के लोग ज्यादा इस अंधविश्वास में होंगे, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि जो रिसर्च आई है उसमें ये देखा गया है कि जो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं वो इसके जाल में बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा फंसे अंधविश्वास के जाल में। तो इस यही है कि आप साइंटिफिकली इसका जवाब, इसका आंसर यही है, मैं ये कहूंगी, मतलब इसका सॉल्यूशन, समाधान यही है कि साइंस जो होता है, विज्ञान जो होता है, आपको एक दृष्टिकोण देखता है, सही नजरिया देता है, सही दृष्टिकोण देता है। तो हर चीज को साइंटिफिक तरीके से बहुत जरूरी है सोचना और पढ़ना। आजकल तो इतना ज्यादा डिजिटल, तो उसका फायदा भी उठाइए ना, कि डिजिटल युग है तो उसमें सब चीज का आपको जवाब मिलता है और पूरे प्रमाण के साथ मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो उस तरीके से अपने सोचने का नजरिया बदलना बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह। जैसा कि बल्दिया जी, हम ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि विज्ञान और अध्यात्म के बीच का सही संतुलन क्या है? जी, विज्ञान और अध्यात्म तो वैसे अध्यात्म मेरा भी प्रिय सब्जेक्ट रहा है। जी जी जी। ओम प्रकाश जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके बारे में पढ़ना लिखना। तो विज्ञान, देखिए विज्ञान जो होता है ना, एक बाहर की आपको सुविधाएं दे रहा है बाहर से, कि आपके स्तर को, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सुविधाएं देता है और सबको, इससे आपको सच पता चले, एक वैज्ञानिक कसौटी पे प्रमाण है आपके पास उसका। और अध्यात्म जो होता है आपको अंदर, वो भी आपको ऊंचाई ही दे रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है, अंदर से आपको ऊपर की ओर ले जा रहा है। ये हमारा अध्यात्म है, मन को शुद्ध करके, मन को शुद्ध कर आपकी चेतना के स्तर को ऊपर ले जा रहा है। और जो विज्ञान है आपके बाहर के स्तर को, भौतिक को आगे बढ़ा रहा है। तो दोनों का काम, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, मुझे लगता है। व्यक्ति, वैज्ञानिक नजरिए के साथ सब आगे बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेगा। क्योंकि अध्यात्म आपको ये बताएगा कि भाई सही, अध्यात्म आपको कभी गलत दिशा में नहीं ले जाता। वो आपको ये बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या। आप जो इतना भौतिक उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो उसको किस दिशा में जाना है, नेगेटिव या पॉजिटिव, किस ओर को जाना, सकारात्मक या नकारात्मक, वो आपको अध्यात्म दिशा दे सकता है। वाह 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 वाह। बल्दिया जी, एक और प्रश्न यकायक आ रहा है कि जब हम अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हम सनातन को, हम सनातन के साथ जीते हैं, घर में अपने परिवार में अपने देवी देवताओं की मूर्तियां रखते हैं, तस्वीरें रखते हैं, और एक समय ऐसा आता है, या दिवाली कहें या नवरात्रि कहें, उन मूर्तियों को, उन तस्वीरों को हम उठाते हैं और उनको या तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे या किसी पार्क के दीवार पर रखाते हैं और नई मूर्तियां, तस्वीरें फिर घर में लाते हैं, फिर उनकी पूजा करना शुरू करते हैं। ये सब कहाँ तक सच, अच्छा है या बुरा है? क्या ऐसा करना चाहिए मनुष्य को? अगर इस तरह से मानता है कि मूर्तियां पुरानी हो गई हैं, तस्वीरें पुरानी हो गई, तो हमारे घर में बूढ़े माँ बाप भी तो हैं। जी 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 जी। जब हमने उन्हें नहीं बदलते तो हमें क्या इन तस्वीरों को बदलना चाहिए या नहीं? अगर हम बदलना भी चाहते हैं या टूट जाती हैं, किसी तरह से खंडित हो जाती हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? इस विषय में भी थोड़ा सा बताएं। जी 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 जी, बिल्कुल ओम प्रकाश जी। देखिए, इसमें मैं ये कहूंगी कि मान्यता जो हमारी है ना, यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि वैज्ञानिक तरीके से अगर आप उस चीज को कर रहे हैं तो आप गलत नहीं करेंगे। देखिए क्या है कि जो भी आप मूर्तियां लाते हैं उसके पीछे का जो उसका, हमारा जो उसका अर्थ है वो बहुत गहरा है। किसी भी त्योहार में, नवरात्र में जैसा माँ की मूर्ति लाते हैं, गणेश जी की मूर्ति लाते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हमारे, वो एक तरीका था, एक बताने का तरीका था लोगों को कि अध्यात्म को इस तरीके से हमारे जीवन से जोड़ा गया है कि जिससे हम अपने जीवन मूल्यों को याद रखें और हमारा एक जो उद्देश्य क्या है उसको हम याद रखें। लाने का, जैसे मूर्ति हम लाते हैं तो उसका ये मतलब है कि मनुष्य दुनिया में आता है, लेके आए, फिर उसकी पालना होती है ना, पालना जैसे उसको हमने रखा, जितना टाइम भी हम, हमारी श्रद्धा है, हमारा वक्त दे सकते हैं उतना हमने रखा, उतना पालना किया। उसके बाद फिर हम विदा करते हैं कि अब ये एक मतलब दिखाता है कि इंसान आया है, उसको रहना है इतना वक्त, उसके बाद फिर उसको जाना है। ये एक प्रकृति का नियम है और ये मतलब सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता।
तो उस चीज को दिखाने का एक तरीका है, लेकिन उसको लोग गलत तरीके से बस एक रिवाज है, बस इसलिए हम लेके आ रहे हैं, देखा देखी लेके आ जा रहे हैं, मालूम नहीं कि उसके पीछे मान्यता क्या, कितना गहरा अर्थ है। जी। तो उसके बाद मैं ये कहूंगी कि जैसे आपने बोला कि मूर्ति को रखना, वो सब चीजें मतलब खंडित नहीं रखते हैं, ये इस चीज को मैं बिल्कुल नहीं मानती। इसका कोई विज्ञान नहीं है, इसका कोई विज्ञान नहीं है। मैं वैज्ञानिक तरीके से हर चीज को देखती हूँ प्रकाश जी। तो इसका कोई विज्ञान नहीं कि खंडित है तो आप उसको सिर्फ कहा गया इसलिए हम वो चीज नहीं करेंगे। पहले उसकी जड़ में जाइए कि इसके पीछे रीजन क्या है। तो खंडित का ऐसा आपको अगर मंदिर में नहीं रखना है उसको, तो बहुत सारे आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं, कलाकार बहुत ज्यादा हैं, एक हमारी सोसाइटी में भी है। मैं तो वो क्या करती है, कहीं पे भी कोई लोग ऐसा रख देते हैं, मूर्ति को लाती हैं, अपने घर में लाती हैं और उसको बनाती हैं, उसको दोबारा से जो भी खंडित है तो उसको बना के फिर वो आप ऐसे गिफ्ट करती हैं लोगों को, कहती है इसको मंदिर में आप मत रखिए, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो ऐसे अपने घर में ऐसे आप रख सकते हो। तो तरीके बहुत सारे हैं। और अभी जो एक इको फ्रेंडली वाला सिस्टम है, ये बहुत अच्छा है कि आप अपने गमलों में, ठीक है, उनको अगर ऐसा आपके लग रहा है तो अपने गमलों में रख दीजिए, आप उनको आपके घर में ही है, वो आपके घर में आपके बीच में ही है वो, क्योंकि वो मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाना है, वो मिट्टी के आप लेके आइए। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। ये जैसा आपने बताया, क्योंकि विधि विधान से उनको हम आमंत्रित करते हैं और जितना उनका समय होता है अपने घर रखते हैं, फिर उनको विधि विधान से विदा करते हैं। लेकिन जो विदा करने की जो तरीका है ना, वो कुछ बदला हुआ है। वो थोड़ा सा लोग कहीं भी पार्क के दीवारों पर रख देते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं। तो उसमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? जी देखिए, क्योंकि अपमान, आप जिनको अपने इष्ट, आप उनको जैसे आपने कहा माँ बाप हैं, तो आप एक उनके लिए इज्जत है, सम्मान है, प्यार है, प्रेम है, सबसे बड़ी बात है प्रेम है। तो ईश्वर ने जिन्हें हमें दुनिया में, हम तो मूर्ति समझ के नहीं लाए हैं ना, आप उन्हें, आप तो ईश्वर समझ के लाए हैं। तो फिर आपका जब काम, आपको जितना वक्त रखना था उसके बाद आपने उनको रख दिया, तो एक पराकाष्ठा है आपके स्वार्थ की, मतलब की, मैं ये कहूंगी। तो उसको मैंने वही बात बोली कि इको आप ऐसी मूर्ति लाइए जो कि मिट्टी की बनी हुई, आजकल तो सभी लोग वही हर जगह मिलती है। बिल्कुल। आप मिट्टी की मूर्ति लाइए, अगर आपको लगता है कि भाई प्रवाहित करना है तो उनको आराम से अपने घर के मतलब घर के गमलों में ही, बाल्टी जैसे भी तरीका होता है, टब में रखिए उनको, एक उसके साथ जो भी रस्में हैं उनके साथ, और फिर अपने घर के जो नीचे जिनके पास जमीन अवेलेबल है वहां पे रखिए। गमले जिनके पास गमले हैं वो गमलों में आप उस मिट्टी को डालिए, तो और ये फीलिंग रहेगी कि वो आपके साथ है, हर समय है, गए नहीं है। ऐसा ना करें कि किसी गंदी दीवार पर या किसी वृक्ष के नीचे। बिल्कुल नहीं, वो चीज एकदम गलत है, वो चीज बिल्कुल गलत है। वाह वाह। हम आगे बढ़ते हैं बल्दिया जी, बहुत अच्छे से आप हमारे सवालों के जवाब दे रही हैं और हमारे दर्शक भी बहुत खूब पसंद कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि क्या सामाजिक संवाद की कमी से समाज के भीतर जो एक टूटन है, जो भेद, एक कम्युनिकेशन है, वो बढ़ रहा है। क्या ये आपस में संवाद कम होने की वजह से है या कोई और कारण? नहीं, ये बात बिल्कुल एकदम सही आपका सवाल है जी। संवाद की कमी से बहुत ज्यादा अभी परेशानियां, विषमताएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि संवाद, वही बात है कि ये जो युग है इस समय जो है, बहुत ज्यादा एक जरूरतों ने आपको बहुत ज्यादा बिजी कर दिया है। मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि शौक से घर से बाहर निकलता है, देखिए घर से बाहर जो निकलते हैं उन्हें मालूम है कि कितनी ज्यादा उन्हें परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जरूरतें कहती है ना आपको हर चीज कराती है, तो घर से बाहर निकलते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, इंटरनेट है तो उसमें आपका एक जितना वक्त जा रहा है, आप बाहर काम कर रहे हैं, वहां पे आप वक्त दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो घर पे जो वक्त बचता है, बच्चे अपने स्टडीज में, और उसके बाद जो मतलब उनके हाथ में मोबाइल है उसमें देखने में बिजी हैं, तो संवाद का किस वक्त वक्त है ही नहीं। फिर वो स्कूल अपना जो भी मतलब टाइम जो सारा इन सब चीजों में जा रहा है, तो उसके लिए संवाद, उस वजह से क्या होता है, समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसी के दिल की बात कोई समझता नहीं है, और संवाद नहीं है तो कह भी नहीं पा रहा है अगला। तो बहुत इस तरह की परिस्थितियां हो गई हैं कि एक मतलब डिप्रेशन जो आजकल ज्यादा हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है क्योंकि संवाद नहीं है। यही चीज समाज में आप बाहर निकलते हैं, आपके पास वक्त ही नहीं निकलने का, जो थोड़ा सा टाइम है, इंटरेक्शन हो रहा है बस उसमें, तो आप अपनी बात कैसे रखेंगे? सिर्फ इंटरेक्शन में आप अपनी बात नहीं रख सकते, उसके लिए आपको मिलना मिलाना, सामाजिकता बहुत जरूरी होती है, तो वो नहीं हो रही है, तो वहां पे भी एक विषमताएं आ रही हैं कि मिलजुल के जो एक आगे समाज को बढ़ाया जाता है, जो काम होते हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। तो संवाद की कमी से बहुत ज्यादा एक विषमता समाज में आ रही है, बड़ी खंडता बड़ी है। और इसका तरीका ये है कि कुछ ऐसा, इसको रोकने का तरीका मैं ये कहूंगी कि ऐसा कोई क्वालिटी टाइम एक बच्चों को के लिए रखना चाहिए। वो चाहे आप खाने के वक्त में ज्यादातर होते हैं, खाते वक्त सब साथ में होते हैं, तो उस वक्त मोबाइल को एकदम अलग रखिए और वहां पे एक संवाद रखिए आपस में, जिससे कि मतलब एक अपनी बात कहने का और समझने का मौका मिले, एक दूसरे से जुड़ने का बिल्कुल। या कभी बाहर आप निकल रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, तो वहां पे एक साथ मतलब इस तरीके से थोड़ा क्वालिटी टाइम साथ में बिताइए, तो ये निकालना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वरना दूरियां बढ़ती जाएंगी। बिल्कुल बहुत अच्छी जानकारी बल्दिया जी आप दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि आप कॉलेज टाइम में से अपने लेखन शुरू किया है,
आपकी पहली लेखन प्रेरणा क्या थी, इसके बारे में बताएं। और 2 लाइनें जो आपने लिखा है हमारे दर्शकों को गुनगुनाते हुए जरूर सुनाएं। जी, प्रेरणा तो ओम प्रकाश जी, एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे मुझे बाद में पता चली थी ये बात कि मेरे फादर भी लिखते थे। अच्छा। वो मेरी दादी से बहुत ज्यादा अटैच थे। दादी को मैंने नहीं देखा, वो तो मेरे होने से पहले ही चली गई थी जी। लेकिन बहुत ज्यादा अटैच थे। तो उनकी डायरी मेरे हाथ में आई थी जिसमें उन्होंने माँ को लेके बहुत सारी अपनी भावनाओं का जी उसमें लिखा था, अपनी भावनाओं को। जी जी जी। तो और लेकिन मुझे क्योंकि इंटीरियर में पापा रहते थे, मैंने बताया था आपको, मतलब बताया है अभी आपको। जी, तो जी। मेरी नानी के घर पे मुझे पढ़ाई के लिए भेज दिया था जी। तो वहां पे जो माहौल था, वहां पे सारा जैसे राइटर्स को और ये गजल वगैरह बहुत ज्यादा ना, वो म्यूजिक का माहौल था वहां पे एक। जी जी जी। संगीतमय। क्या बात तो वहां पे मेरे मामा लोग के यहाँ पे म्यूजिक की महफिलें चलती रहती थी। वहां पे लोग आते थे, दोस्त वगैरह आते थे और ये सब चलता रहता था। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ये कहें कि आपके जो प्रेरणा रही है वो बचपन से ही आपके परिवार से रही है। बिल्कुल परिवार से रही है। जी, गायन की और संगीत की जो है वही से आपके अंदर जी, वो बीज पड़ गया था वहां पे। फिर वो जहाँ पे माहौल ऐसा मिला कॉलेज में, तो वो फिर एक शुरू किया मैंने लिखना। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कुछ लाइनें सुनाएं। जग है भूखा प्रेम का, प्रेम जगत आधार, इस जग के विस्तार का ढाई आखर सार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने तो मंत्र मुग्ध कर दिया। आगे बढ़ते हैं बल्दिया जी। रेडियो सबरंग के अनुभवों को आपकी साहित्य और सामाजिक समझ को किस तरह से समृद्ध करते हैं? जी, उसका बहुत बड़ा योगदान एक रहा है ओम प्रकाश जी, क्योंकि उसमें मैं ये कहूंगी कि आप जितना समाज के चीजों को जानते हैं, समाज के लोगों से जुड़ते हैं या संस्थाओं से जुड़ते हैं, उतना आपको एक रियलिटी पता चलती है कि हम जो अपने घर में अंदर रह के देख रहे हैं और जो बाहर में समाज है उसमें कितना डिफरेंस है। तो रेडियो सबरंग में जब मैंने काम किया था तो हम लोगों के इंटरव्यू लेने जाते थे। तो उसमें बहुत से, जैसे डॉक्टर वंदना जी हैं, वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका जब मैंने लिया था तो मुझे पता चला था कि परिवारों में कितना ज्यादा बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनके पास बहुत केस आते हैं, एक दिन के कई केस लेती हैं। तो कितना ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, जो उन्होंने सॉल्यूशन दिए कि किस तरीके से होना चाहिए। तो ये पता चला कि इतना ज्यादा परेशानियां भी मतलब परिवारों में है, समाज में लोग किस तरीके से देखते हैं, क्यों डिप्रेशन हो रहा है। इसी तरीके से नोएडा में हम लोग गए थे, वहां पे कुछ तेजाब एसिड अटैक, उनका हमने इंटरव्यू लिया था। तो उनकी कहानियां सुन के हम लोग मतलब ये लगा था कि इतना ज्यादा तकलीफ है, इतना ज्यादा एक दर्द है और कितना लोगों की मानसिकता, कितनी विकृत मानसिकता है, ये सब हमें पता चला था। तो उसमें क्या होता है ना, आपके कलम भी, क्योंकि साहित्य अंदर में कहीं ना कहीं एक साहित्यकार जो होता है उसको एक कलम एक मचलती है, कहना चाहिए, उसको एक ऐसे विषय मिलते हैं। तो वहां से एक आपका एक मानसिक स्तर मतलब अलग तरह का हो जाता है। बिल्कुल। कि आप एक एक कल्पनाओं की दुनिया से निकल के आप एक रियलिटी में आते हैं, किस तरह का समाज में क्या चीजें हो रही हैं। तो उसमें उसका विस्तार होता है। काफी मेरा विस्तार रहा लोगों से मिलके और समाज में जाने से। और इसी तरीके से एक शरदोत्सव के लिए वहां पे नवरात्रों में मूर्ति वगैरह बनाते हैं बंगालीज, उनका इंटरव्यू मैंने लिया था, जिन्होंने वो पूरा तैयार किया था। तो कैसे वहां पर क्या उसका प्रोसेस रहता है, किस तरीके से मूर्ति मिट्टी वहीं से हम लोग लेके आते हैं, उन्होंने बताया। और हम लोग मतलब किस तरीके से फाइनेंस का हर तरह का उन्होंने बताया। तो उसमें एक नॉलेज आपकी बढ़ती है। जी बिल्कुल। ये पता लगता है कि दुनिया कैसे जी रही है। हम चार दीवारी में रहते तो हमें लगता है सभी ऐसे जी रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिफरेंट। वाह वाह बल्दिया जी। चलते चलते हम एक और प्रश्न आपसे करेंगे कि राज्य मंत्री द्वारा आपको सम्मान मिला है, इस सम्मान से आपकी लेखनी में क्या जिम्मेदारियां बदली है, जिम्मेदारियां रही हैं और क्या परिवर्तन आया है? ओम प्रकाश जी, क्या होता है ना, कोई भी सम्मान जब हमें मिलता है तो एक अंदर कोई हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर में हमें लगता है कि एक जिम्मेदारी हमारी एक ऊपर एक बहुत बड़ी आ गई है जी, क्योंकि हम उसके लायक है या नहीं। हम अंदर से हमें एक सवाल उठता है और अच्छा करने का, और अच्छा हम करें कि हम क्या अच्छे से अच्छा दे सकते हैं समाज को। तो यही बात है। जैसे पहले अक्सर सुनते थे कि कहीं पे, जैसे कहते हैं ना, कई बार जैसे आप कहीं पे गुरु वगैरह लोग होते हैं तो ऐसे हमारे साथ बैठे हुए नॉर्मल वो अलग होते हैं, लेकिन जब वो बैठते हैं अपनी जगह में तो फिर वो अलग होते हैं। वो चीज सुनते थे, लेकिन जब सम्मान मिलता है, आपको एक इस तरह का सम्मान दिया जाता है जो आप अपने काम से, हम लगता है कि लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए सम्मान मिला है उनको, लोग बदल रहे हैं, तो उसमें जिम्मेदारी अपने ऊपर एक बहुत बड़ी फील होती है कि नहीं, हमें अच्छा करना है और अच्छा करना है और बेटर करना है, अच्छा देना है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और हम कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं। आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हार्दिक आभार। आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत आभार।
अपनी बात लोगों तक कहने का एक मुझे भी जरिया मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।